पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं अपन प्लांट फिजियोलॉजी या पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो उधर ध्यान दीजिए, देखिए इसका सबसे जो चैप्टर फर्स्ट है, सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका जल संबंध, वाटर रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है जल की। व्हाट इज द वाटर, जल क्या है। वैसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जल क्या है, नॉर्मली आप सबको मालूम है जल जीवों का एक विशिष्ट घटक है। जल हमारे लिए वो चीज है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप पानी के बिना रह सकते? नहीं रह सकते। हमारे शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल की। क्या जल बिना कोई भी पादप, जंतु कोशिका या कोई भी मनुष्य सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जल हर किसी जीव का एक मुख्य घटक है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए थे 1913 में, लॉरेंस, जिन्होंने जल के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जो जल है वो जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाओं को करने में ये महत्वपूर्ण घटक के रूप में क्या करता है? काम करता है। ठीक है, साथ ही आगे जब अपन ने स्टडी की जल के ऊपर, तो देखा कि जितने भी जीवित ऊतक हैं उनके अंदर जितने भी घटक पाए जाते हैं, उन कुल घटकों में लगभग 70 से 90% क्या पाया जाता है? आपका पानी या जल। तो जीवित ऊतकों के कुल घटकों का लगभग 70 to 90% पार्ट हमारा कौन सा होता है? जल होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने जब और आगे अध्ययन किया तो ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी घटक मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट हुआ, विटामिन्स हुआ, तो ये सभी जो जल के साथ मिलते हैं और जल के साथ मिलकर हमारी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को और साथ ही कोशिका द्रव्य को बनाए रखने का काम करते हैं। मतलब कोशिका की जो झिल्ली है और उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, मतलब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसको बनाने में भी कौन महत्वपूर्ण काम करता है? आपका जल। तो शॉर्ट फॉर्म में अपन ये कहेंगे कि जल जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन संभव नहीं, जिसका महत्व किसने बताया था? 1913 में लॉरेंस साइंटिस्ट ने। ठीक है, आगे जब अपन चलते हैं तो जल की संरचना और भौतिक गुण इसके अपन यदि पढ़े तो आगे देखिए, जल की संरचना, जल का रासायनिक जो फॉर्मूला है क्या होता है? H2O। ये सबको पता है, छोटी सी क्लास में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जल का मतलब H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें? 2, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1। इधर देखिए, जब हम एक जल की संरचना को देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है, परमाणु है, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड बना के रखता है, बंध बना के रखता है। उस बंध का नाम क्या होता है? सह संयोजक बंध। इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध वो बंध होता है जिसमें कि दोनों की दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों साझा कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब अपन आगे देखते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो हाइड्रोजन की तुलना में कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने के कारण ये सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। तो अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन, जो दोनों हाइड्रोजन है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि दोनों हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव। साथ ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब अपन बंध कोण देखते हैं तो यहाँ बंध कोण का जो मान है वो मिलता है 105, 105 डिग्री। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि जल के अणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मतलब बंध कोण का मान क्या होता है। तो यहाँ पर जो बंध कोण होता है उसका मान कितना होता है? 105 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे जब अपन देखते हैं तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 अणु है और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। जब अपन आगे देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2
जबकि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1 है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो गई, +2। तो टोटल जो आवेश है जल के अणुओं पर कितना होता है, 0। टोटल आवेश क्या होता है, 0, क्योंकि 2 तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। मैं संख्या नहीं कह रही, संख्या तो एक ही ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, और हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1। तो +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, ये हो गया +2। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल पर टोटल जो आवेश होता है वो समान पाया जाता है, समान आवेश होता है, 0 होता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता। इसी के कारण जल कैसा अणु होता है, एक ध्रुवीय अणु होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, एक ध्रुवीय अणु होता है। ध्रुवीय अणु का मतलब है कि यह जो जल है वो एक अच्छे विलायक के रूप में काम करता है। विलायक मतलब होता है सॉल्वेंट के रूप में, जो दूसरी चीजों को अपने अंदर घोल ले या सॉल्युबल कर ले। तो जल में टोटल या समान आवेश होने के कारण जल कौन से अणु के रूप में काम करता है, आपके ध्रुवीय अणु के रूप में काम करता है। ठीक है, साथ ही कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बंध कोण का मान कितना होता है, 105 डिग्री होता है। आगे देखिए, जल पर समान आवेश होता है, इसके कारण किसके रूप में काम करता है, ध्रुवीय अणु के रूप में, और ध्रुवीय अणु के कारण ही ये एक अच्छे विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो जल के अणुओं के मध्य एक विशिष्ट प्रकार का बंध पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध सबने पढ़ा होगा वैसे ही छोटी क्लासों में। हाइड्रोजन बंध का मतलब है, इधर देखिए, कि एक वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को कौन सा बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध वो होता है जहां पर हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए सबसे पहले कंपलसरी कौन होता है, हाइड्रोजन कंपलसरी होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में उपस्थित होना चाहिए। देखिए यहां देखिए, जैसे ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन इस दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ दोनों जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध बनाने का कैरेक्टर पाया जाता है किसमें, जल के अणुओं में। और अपने इसी गुण के कारण हमारे शरीर में या किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, घुलनशील अवस्था में, क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज याद रखना हमेशा, कोई भी अणु या कोई भी चीज या कोई भी आपका यौगिक यदि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो हमेशा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, घुलनशील अवस्था में। मतलब हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए या आपका फैट मिलते हैं वो जल के अणुओं के साथ कौन सा बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। इसी कारण वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, घुलनशील अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उच्च विशिष्ट ऊर्जा, हाई स्पेसिफिक एनर्जी। तो जब अपन जल के कैरेक्टर देखते हैं तो ये भी उसका एक मेन कैरेक्टर है कि जल के अणुओं के पास उच्च विशिष्ट ऊर्जा पाई जाती है। अपनी इस उच्च विशिष्ट ऊर्जा के कारण ही जो जल है वो किसी भी कोशिका के जो टेम्परेचर है उसके तापमान को स्थिर बनाए रखता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तो आपकी बॉडी की जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर यदि नहीं होंगी तो वो सतत रूप से, एक सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। ठीक है, उन्हें सही तरीके से चलाने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जिसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, वाटर करता है, जल करता है। क्योंकि जल के अंदर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, आपकी विशिष्ट, उच्च विशिष्ट ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टर आता है वाष्पीकरण ऊर्जा या इवेपोरेशन एनर्जी। ये क्या होती है, वाष्पीकरण ऊर्जा का मतलब है कि 1 ग्राम जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा
क्या कहलाती है आपकी वाष्पीकरण ऊर्जा। तो ये भी जल का एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये आता है कि जल का अणु जब भी रासायनिक क्रिया करता है तो दो आयन में टूटता है, या तो वो हाइड्रोजन आयन्स में टूटता है या फिर वो कौन सा आयन में टूटता है, हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। या तो H+ में टूटेगा या फिर किस में टूटेगा, OH आयन माइनस में। अपने इसी कैरेक्टर के कारण जल का उपयोग विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि जल के जो अणु हैं वो प्रकाश के प्रति पारदर्शी होते हैं। मतलब जो प्रकाश है, जो सनलाइट आती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, वो जल को आराम से पार कर सकता है। अपने इसी कैरेक्टर के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल मिलता है, सबने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। जो पत्तियों में हरित लवक मिलता है तो हरित लवक में क्या होगा, जल उपस्थित होगा। हरित लवक में जल की उपस्थिति के कारण ही वो सूर्य के प्रकाश को इजीली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। और जो प्रकाश किसमें आगे काम आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है। क्यों? क्योंकि जल क्या होता है, प्रकाश के प्रति पारदर्शी होता है। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसका उच्च सतही तनाव, हाई सरफेस टेंशन। अपने इस उच्च सतही तनाव के कारण ही मृदा में जो जल होता है वो उसकी सतह पर पाया जाता है, और सतह पर पाए जाने के कारण पादपों को वो इजीली क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक तो कोई चीज मिट्टी की सतह पर मिले, एक मिट्टी के अंदर मिले, तो कौन सी पहले मिलेगी हमको, सतह वाली चीज पहले मिलेगी या अंदर वाली? ऑब्वियसली जो बाहर सतह पर होगी वो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो अपने उच्च सतही तनाव के कारण ही जल हमेशा मृदा की कहाँ रहता है, सतह वाले पार्ट पर रहता है, जो कि प्लांट्स को इजीली प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये जल के कुछ कैरेक्टर थे कि इसमें सहसंयोजक बंध मिलता है, बंध कोण का मान 105 डिग्री होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है जिसके कारण सारे के सारे यौगिक जल में घुलनशील अवस्था में रहते हैं, उच्च विशिष्ट ऊर्जा होती है, टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, वाष्पीकरण ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, प्रकाश के प्रति पारदर्शी होता है और उच्च सतही तनाव होता है। तो ये जल के कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पर जो भी दिखाया जा रहा है मेरे द्वारा, ऐसा नहीं कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो आप बस टेंशन मत लीजिए। यहाँ बस आपका काम ये है ऑनलाइन क्लासेस का कि आपको सिर्फ समझना है। आपको जो समझ, मतलब जो चीजें हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं एज इट इज हम वो चीजें यहाँ आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन इन चीजों को देखना, अच्छे से समझना है। नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, नोट्स आपको इन सब चीजों के मिल जाएंगे जो कि मैं आपको अवेलेबल कर रहा हूँ, ठीक, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बस यहाँ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जल के महत्व के बाद, अंतः शोषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनबिबिशन। इधर ध्यान दीजिए, अंतः शोषण का क्या मतलब है। देखिए, किसी भी ठोस सतह के द्वारा घुले हुए पदार्थों का अवशोषण क्या कहलाता है, आपका अंतः शोषण। ठीक है। मान लीजिए कोई ठोस सतह है, कोई सॉलिड सरफेस है, यदि उसे किसी घुले हुए पदार्थों के विलयन में रख दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद वो सतह क्या करेगी, उस घुले हुए पदार्थों को अवशोषित कर लेगी। उस अवशोषण को ही अपन क्या बोलते हैं, अंतः शोषण। ठीक है। साथ ही वो सरफेस या सतह जो पदार्थों का अवशोषण करती है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, अंतः शोषक। और जिन घुले हुए पदार्थों को वो अवशोषित करती है उनको कौन से पदार्थ बोलते हैं, अंतःशोषी पदार्थ। ठीक है। साथ ही अंतःशोषण में पदार्थों का स्थानांतरण हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ होता है, कम सांद्रता की ओर। जैसे एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, ये जल से भरा हुआ बीकर है जिसमें अपन ने कुछ बीज रख दिए, शुष्क बीज, मान लीजिए चने के बीज रख दिए हमने। चने के बीज कुछ टाइम के बाद जब अपन चने के बीजों को देखते हैं तो ये फूल कर बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों? ये एक ठोस सतह जो घुले हुए पदार्थों के विलयन में रखी हुई है, कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगी, अंतः शोषण करेगी, और अंतः शोषण करने के बाद इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे बीज थे वो जल को ग्रहण करेंगे, और जल को ग्रहण करने के बाद उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएंगे। ठीक है। आगे अपन जब देखते हैं तो देखिए अंतः शोषण के
महत्व। आगे अपन अंतर शोषण के लक्षण देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए अंतर शोषण के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला आता है आयतन में परिवर्तन, दूसरा लक्षण आता है इसका दाब का विकास, और तीसरा आता है ऊर्जा की विमुक्ति। ठीक है, इधर देखिए अंतः शोषण में पहला लक्षण है आयतन में परिवर्तन। जैसा हम लोग अभी देख चुके, बीकर में छोटे छोटे से बीज रखे हुए थे और पानी यहाँ पर उपस्थित था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही यहाँ पर अंतः शोषण हुआ, बीज का साइज फूलकर बड़ा हो गया और पानी भी कम हो गया। कम क्यों होगा? क्योंकि बीजों ने सोख लिया होगा, अवशोषित कर लिया होगा। अब यहाँ बताइए बीजों के आयतन में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो बीजों का आयतन है वो पहले की तुलना में क्या हो गया? बढ़ गया। तो अंतः शोषण के कारण हमेशा बीजों के या फिर किसी भी ठोस सरफेस के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है दाब का विकास। दाब का विकास क्या है? देखिए जब भी किसी ठोस सतह को या अंतः शोषक पदार्थ को हम किसी भी अंतः शोषी या फिर किसी घुले हुए पदार्थों के विलयन में रखते हैं, तो यह जो अंतः शोषक पदार्थ है वो लगातार इस घुले हुए पदार्थों के विलयन के ऊपर क्या लगाता है? दाब लगाता है। ठीक है, दाब लगाने के कारण ही ये घुले हुए पदार्थ अपनी बाहर से, मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इन बीजों में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो ये क्या होता है? यहाँ पर दाब का एक विकास होता है, दाब विवर्त प्रवणता उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ दाब उत्पन्न होती है क्यों? क्योंकि अंतः शोषक पदार्थ जो है वो अंतः शोषी पदार्थ पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। तो दाब लगाने के कारण ही ये अंतः शोषी पदार्थ इस ठोस सतह से होते हुए अंदर की तरफ क्या करता है? प्रवेश करता है। इस दाब को कौन सा दाब कहते हैं? यह होता है आपका अंतः शोषी दाब। साथ ही इसका दूसरा नाम और है, इसको मैट्रिक विभव भी कहते हैं। मतलब जो दाब उत्पन्न होता है अंतः शोषण के दौरान, उस दाब को या तो अंतः शोषी दाब कहते हैं या फिर आपका कौन सा विभव कहते हैं? मैट्रिक विभव कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट आता है इसमें ऊर्जा की विमुक्ति। अब ऊर्जा की विमुक्ति कैसे होती है? जैसे ही अंतः शोषण होगा, मतलब ये अंतः शोषी पदार्थ हैं, इस अंतः शोषी पदार्थ की बाहरी सतह पर कौन आकर विन्यासित होते हैं? जल के अणु या घुले हुए पदार्थ के अणु। तो जल के अणु या घुले हुए पदार्थ के अणु जब इस अंतः शोषक पदार्थ या ठोस सतह पर आकर के विन्यासित होते हैं तो एक एनर्जी मुक्त करते हैं। वो एनर्जी कौन सी होती है? आपकी गतिज ऊर्जा, जो ऊष्मा के रूप में आकर यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 लक्षण थे कि जब भी अंतः शोषी पदार्थ में अंतः शोषक को रखते हैं तो वहां आयतन में परिवर्तन होता है, साथ ही एक दाब उत्पन्न होता है जिसको अंतः शोषी दाब या मैट्रिक विभव कहते हैं, और साथ ही जब जल के अणु इस ठोस सतह के चारों तरफ विन्यासित होते हैं तो कौन सी ऊर्जा मुक्त करते हैं? गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी मुक्त करते हैं। यह है आपका अंतः शोषण के लक्षण। अब आते हैं अंतः शोषण का महत्व। तो देखिए अंतः शोषण का एक छोटा सा महत्व यह होता है कि अंतः शोषण का उपयोग अपन बीजों के अंकुरण में करते हैं। इसका अपन जब महत्व देखते हैं तो महत्व इसका क्या है? बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण का मतलब क्या है? ये मान लीजिए कोई बीज है, बीज के अंदर कौन पाया जाता है? भ्रूण, और बीज के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? बीज आवरण। अब आपने इस बीज को रख दिया पानी से भरे हुए बर्तन में, तो आप जैसे ही इसे पानी से भरे हुए बीकर में रखेंगे तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? अंतः शोषण। और पानी कहाँ जाएगा? इस बीज की बाहरी बीजावरण को क्रॉस करके कहाँ करेगा? अंदर प्रवेश करेगा।
और जैसे ही पानी अंदर प्रवेश करेगा तो इसका बीजावरण क्या होगा, फटना स्टार्ट हो जाएगा, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी के अंदर प्रवेश करते ही बीजावरण फटेगा और उसके बीजावरण के फटने से इसका जो भ्रूण है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो बीजों का अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। तो बीजों के अंकुरण में हम यही तो करते हैं कि उसमें क्या करते हैं, हमको भ्रूण को बाहर लाना होता है। जब भ्रूण में प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं, जो आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो बीजों के अंकुरण में ये क्या करता है, हमको मदद करता है। साथ ही ये जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण में भी मदद करता है। देखिए मान लीजिए कोई जड़ है, जड़ों के लास्ट वाले पार्ट पर एक हेयरनुमा संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं मूल रूप, और जड़ के बाहर क्या है, पानी है। ये पानी से भरा है, मिट्टी है, मिट्टी जिसमें क्या बना हुआ, पानी, पानी भरा हुआ। ठीक, तो ये हो गई ठोस सतह, क्या, मूल रूप, और बाहर ये क्या हो गई, घुले हुए पदार्थ। तो मूल रूप के द्वारा इन घुले हुए पदार्थों को अवशोषण कौन सी क्रिया के द्वारा किया जाएगा, अंतःशोषण के द्वारा। ठीक है, तो जड़ों के द्वारा या जल का अवशोषण हो या बीजों का अंकुरण हो, ये दोनों की दोनों प्रोसेस क्या कहलाते हैं, आपका अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अंतःशोषण।